Welcome to the One Nest Academy. Hello everyone, welcome to One Nest Academy. I am your educator Shelly Singh. तो आज से हम अपनी नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं विच इज पॉलिटी. तो पॉलिटी के लिए जो बुक रिफर की जाती है वो है लक्ष्मीकांत. तो लक्ष्मीकांत को एज स्टेटेड अर्लियर इज अ बाइबल फॉर मेनी एग्जामिनेशंस. ठीक है, तो बाइबल को आप क्या करते हैं, आप समझते हैं बाइबल को, आप रटते नहीं है बाइबल को. तो लक्ष्मीकांत को भी जब आप समझेंगे तो आपको वो इजीली याद रहेगी और आप उसको एग्जामिनेशन में सारे उसके क्वेश्चंस बना पाएंगे. ठीक है, तो ये जो लक्ष्मीकांत है ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वेदर इट इज सीजीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी और एनी अदर एग्जामिनेशन. प्लस it is very important for an Indian citizen to know its constitution. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों है, आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज क्या हैं, ये सब जानने के लिए इनको समझने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझना चाहिए. ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे कि आपको पूरी टाइमलाइन समझाएं, सारे वर्ड्स के मीनिंग समझाएं कि गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्यों बना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्यों बना, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, हम सब समझाएंगे इस सीरीज में. तो ये सीरीज थोड़ी बड़ी हो सकती है, थोड़ी लंबी हो सकती है, टाइम टेकिंग हो सकती है, बट अगर आप ये सीरीज को पूरी एंड तक देखेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप सब कुछ अच्छे से समझ जाएंगे. तो जब आप समझ जाएंगे और उसके बाद लक्ष्मीकांत को पकड़ेंगे, उसको आप रीड करना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, जो कि है फर्स्ट चैप्टर ऑफ लक्ष्मीकांत. ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट कहां से होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1600 से स्टार्ट होता है. और वो क्यों होता है वहां से स्टार्ट, क्योंकि 1600 में हमारे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी एज ट्रेडर्स. ठीक है, वो क्या आई थी, एज ट्रेडर्स. वो ट्रेडर्स बन के आए थे हमारे इंडिया में ट्रेड करने के लिए. और वो कैसे आए थे, उनको एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिला था विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज चार्टर विच वॉज ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन. ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आई, इंडिया में आई. कब आई, 1600 को आई. और कैसे आई, उनको एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिला था. उस लाइसेंस में लिखा हुआ था कि आपको मोनोपोली मिलेगी ट्रेडिंग की इंडिया में. और वो लाइसेंस किसने दिया था, क्वीन एलिजाबेथ वन ने दिया था. ठीक है, इतना आपको समझ आ गया. उसके बाद 1600 से वो जब आए तो उनकी अच्छे से ट्रेडिंग चल रही थी. तो ट्रेडिंग चल रही थी, इंडिया तो हम जानते हैं सोने की चिड़िया और बहुत कुछ बोला जाता है इंडिया को, मतलब इंडिया वॉज फुलफिल्ड विथ रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग. तो उसको बहुत अच्छे से यूज किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने और बहुत अच्छी ट्रेडिंग करी. ट्रेडिंग करने के बाद वो हो गए अमीर. अब अमीर हो गए तो उन्होंने अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों पावर्स को यहाँ एस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया. तो जब उनकी पावर्स बढ़ने लग गई, वो बस आए थे एज ए ट्रेडर्स, तो उनके पास ज्यादा पावर्स नहीं थी. पर 1600 से जब वो ट्रेडिंग स्टार्ट किए उनकी पावर्स बढ़ने लग गई, क्योंकि वो अमीर होने लग गए, उनकी ट्रेडिंग बहुत आराम से चल रही थी. ठीक है, तो वो अमीर हुए, उनकी मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों पावर्स एस्टैब्लिश हो गई. कहाँ एस्टैब्लिश हो गई, इंडिया में. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुई 1764. ठीक है, 1764 तक ट्रेडिंग चल रही थी, सब अच्छा चल रहा था. 1764 में हुआ बैटल ऑफ बक्सर. अब ये क्यों हुआ, इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों हुआ ये, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको हम अच्छे से समझेंगे. बट फॉर नाउ मैं आपको थोड़ा ऊपरी भाग बता देती हूँ कि ये क्यों हुआ, ताकि आप समझ पाए. ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में. उसमें क्या हुआ था, जो सिराज उद दौला था उसको हराया गया था विद द हेल्प ऑफ मीर जफर. अब मीर जफर कौन था, सिराज उद दौला की जो टीम थी, मीर जफर उसका पार्ट था. ठीक है, तो जो मीर जफर था उसने क्या किया, ब्रिटिशर्स के साथ अपनी अच्छे कनेक्शंस बनाए और उसने मुखबरी की. ठीक है, उसके बाद जब मीर जफर ने सिराज उद दौला को ब्रिटिशर्स के साथ मिलके हरा दिया, सिराज उद दौला मर गया. फिर मीर जाफर को ब्रिटिशर्स ने नवाब बना दिया. कहाँ का, बंगाल का. ठीक है, तो वो नवाब बन गया. अब नवाब बनने के बाद 1757 से 1760 तक उसकी नवाबी बहुत
ठीक ठाक चल रही थी। पर जब वो नवाब बना उसको इतना समझ नहीं आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी उसको एज अ पपेट यूज कर रही है। वो उसे लगा कि मुझे तो सत्ता मिल गई, अब मैं आराम से रूल करूंगा। बट वो यहाँ पे गलत था, क्योंकि उसको सत्ता मिली नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी उसको रूल कर रही थी। तो उसके बाद जब वो नवाब, उसका टाइम पीरियड चल रहा था, तब उसको समझ आया कि ये लोग तो मेरे ऊपर रूल कर रहे हैं और मेरे को अपनी जनता को भी बचाना है। तो उसने अपनी जनता के लिए प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो जब वो प्रोटेस्ट करने लग गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि ये तो हमारे विरुद्ध जा रहा है, तो हम इसके साथ कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, है ना। तो उसके बाद जब 1760 में जब उसने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया मीर जफर ने, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला नहीं भाई, अब नहीं हो रहा हमसे, अब आप हो चुके हो बुढ़े, अब आप अपनी सत्ता छोड़िए और हम मीर कासिम विच वॉज सन इन लॉ ऑफ मीर जफर, ठीक है, मीर कासिम जो सन इन लॉ था, दामाद था मीर जफर का, उसको सत्ता दे दी गई। किसकी? बंगाल की, ठीक है। तो जो मीर कासिम, तो बंगाल की सत्ता मीर कासिम के पास चली गई थी। तो जो मीर कासिम था वो हमेशा से प्राउडी था, वो हमेशा से अपने आप को ऊपर समझता था, वो कभी पपेट बन के अपनी नवाबगिरी को नहीं करना चाहता था, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अलायंस नहीं बनाई, उसने नहीं बोला कि आप हमारे ऊपर रूल कीजिए, ठीक है। तो ये नहीं, इसको अब इसके विरोध जाने के लिए उसने क्या किया, 2 अलाइज को अपने साथ लिया, विच वॉज अवध के राजा शुजा उद्दौला और मुगल के एम्परर शाह आलम II, ठीक है। तो मीर कासिम ने इन दोनों के साथ अलाइज बनाई। अब इन दोनों के साथ अलाइज बना के उनको बोला गया कि चलिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हम बैटल करेंगे। तो उस बैटल का नाम क्या था? बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। तो अब इस बैटल में क्या हुआ, उनके पास अलायंस बन गई, ठीक है, तीनों की अलायंस बन गई और ईस्ट इंडिया कंपनी एक साइड थी। उसके बावजूद वो जो अलायंस थी उन तीनों की, वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, उनके बीच में कोई भेदी था जो कि उनकी बातें ईस्ट इंडिया कंपनी तक ले जा रहा था। उसके कारण क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हार गए। कौन हार गए? मीर कासिम हार गए, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ बक्सर कौन जीता? ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। उसके बाद जब ये बैटल ऑफ बक्सर खत्म हो गई, उसके बाद साइन हुआ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में एक क्लॉज था विच वॉज दीवानी राइट्स। अब ये दीवानी राइट्स क्या है? दीवानी राइट्स हैं रेवेन्यू कलेक्शन एंड सिविल जस्टिस राइट्स, ठीक है। तो ये दीवानी राइट्स किसको मिल गए? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दीवानी राइट्स मिल गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स तो मिल गए थे, उनकी पावर और बढ़ गई थी। कहां बढ़ गई थी? इंडिया पे, और उनकी पावर बढ़ गई। अब ये मिलने के बाद क्या हुआ, 1765 में ये इनको राइट्स मिले, ठीक है। तो 1765 से अच्छा चल रहा था इनका, अच्छी ट्रेडिंग चल रही थी, राइट्स भी थे इनके पास, रेवेन्यू कलेक्शन भी हो रहा था, सब हो रहा था। पर जब ये सब हो रहा था तो हमें क्या लगेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी अमीर हो रही होगी, बट नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी अमीर नहीं हो रही थी, उसके ऑफिशियल्स अमीर हो रहे थे। तो इसका मतलब क्या है, जैसे आप अभी उसको रिलेट कर सकते हैं, ये कब होता है? जब कंपनी अमीर नहीं होती बट उसके ऑफिशियल्स अमीर होते हैं। ये तब होता है जब अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, करप्शन हो रहा है, इसलिए ऐसा सिचुएशन आती है। अब क्या हुआ, जब 1765 के बाद जब ट्रेडिंग इन लोग करने लग गए, तो दीवानी राइट्स तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे, बट निजामत राइट्स थे वो अभी भी नवाब के पास थे। अब निजामत राइट्स क्या होते हैं? पॉलिसीज और जुडिशियल। ये जो पॉलिसीज और जुडिशियल बनाने के जो राइट्स होते हैं उन्हें कहते हैं निजामत राइट्स। तो ये जो निजामत राइट्स थे वो थे नवाबों के पास। अब जो पब्लिक थी, नॉर्मल जनता जिन्हें बोला जाता है, वो एक्सप्लॉइट होने लग गई। क्यों? क्योंकि एक राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी राइट नवाब के पास, तो दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब उनको एक्सप्लॉइट करने लग गए। तो पब्लिक अच्छे से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, उनके लिए ट्रबल बनती जा रही थी। उसके बाद जब ये सब चल रहा था, तो अब जब कंपनी गरीब हो गई, ऑफिशियल्स अमीर हो गए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डेट में चली गई। अब डेट में कैसे चली गई? 1 मिलियन पाउंड्स इतना उनका डेट हो गया। उसके बाद अब ये उसको रिकवर कैसे करेंगे? तो ये गए ब्रिटिशर्स के पास, उनसे उन्होंने बोला कि हमें लोन दे दीजिए।
ठीक है। तो ब्रिटिशर्स तो वैसे ही गुस्से में थे, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको एज अ ट्रेडर भेजा गया था एक्सक्लूसिव लाइसेंस के साथ कि आप ट्रेडिंग करेंगे। बट यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद वो ट्रेडिंग के साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी करने लग गए, मतलब वो रूलिंग बॉडी बन चुके थे। तो ईस्ट इंडिया तो ब्रिटिशर्स को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स के पास लोन के लिए गई तो क्या हुआ, जब वो लोन के लिए गई तो ब्रिटिशर्स ने बोला ठीक है हम आपकी हेल्प कर देंगे, बट वी वांट समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो रिटर्न में हमें चाहिए कुछ चाहिए। अब वो क्या चाहिए, उन्होंने ये बोला कि हम लॉज बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप इंडिया में ट्रेडिंग कर सकेंगे। तो ये जो लॉज थे जो ब्रिटिशर्स बनाने वाले थे उनको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट्स क्या होते हैं, व्हाई दे आर कॉल्ड रेगुलेटिंग एक्ट्स, व्हाई दे आर कॉल्ड ईस्ट इंडिया एक्ट और व्हाई दे आर कॉल्ड चार्टर एक्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब ये एक्ट क्यों बना, कैसे बना, ठीक है। तो ये एक्ट में क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बोला था कि हम लॉ बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो वो लॉ उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बताया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला चीज क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कंट्रोल। ठीक है, तो वो अपना कंट्रोल ट्रेडिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर डालने लग गए। वो कैसे करने लग गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जो उन्हें इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट रेवेन्यू, अबाउट मिलिट्री अफेयर्स, अबाउट एवरीथिंग। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब वो आंसरेबल थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो उनको सब बताना पड़ा था कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कहाँ खर्च हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उनको सारी इन डिटेल इंफॉर्मेशन किसको देनी पड़ रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी पड़ रही थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था कि अब हम तुम्हारे ऊपर जो लॉज बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जब इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए उसके बाद क्या हुआ, डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर और बंगाल को उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। अब ये गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल क्यों बन गए, क्योंकि जब 1773 के पहले, ठीक है, जब 1765 में दीवानी राइट्स मिल गए थे, उसके बाद दिक्कत ये आ रही थी, जो इंडिया था उसके 3 मेन पॉइंट्स थे, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। ठीक है, तो ये तीनों इंडिपेंडेंट थे, सबके अपने लेजिस्लेटिव राइट्स थे, अपने एग्जीक्यूटिव राइट्स थे, वो अपने अकॉर्डिंग चलाते थे। तो उनके बीच में ना सेंट्रलाइजेशन नहीं था। तो सेंट्रलाइजेशन लाने के लिए उन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल में कन्वर्ट कर दिया। तो गवर्नर जनरल बनने के बाद जो सारी मद्रास और बॉम्बे की पावर्स थी, लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, तो जो सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स थी वो कहाँ गई, वो बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास चली गई। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब तीनों की, बंगाल की, मद्रास की और बॉम्बे की एग्जीक्यूटिव पावर संभालने लग गए, इसलिए उनको गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल बनाया गया। तो हमारे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके क्वेश्चंस आते हैं। और जो हमारे गवर्नर ऑफ बंगाल थे, इसके पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने के पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो थे रॉबर्ट क्लिव। ठीक है, रॉबर्ट क्लिव। तो ये तो हो गया गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद क्या हुआ, क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये जो गवर्नर जनरल है इनके पास पावर्स आ गई, मतलब उनको बहुत कुछ देखना पड़ रहा था, सारे जो बॉम्बे और मद्रास के थे एग्जीक्यूटिव पावर्स उनको भी उनको संभालना पड़ रहा था। तो वो अकेले तो संभाल नहीं सकते, इसलिए उनके लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। अब इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर थे, इसलिए इसको काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स भी बोला जाता है, इन काउंसिल भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए उनके काम को संभालने के लिए ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। तो ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी
उनके पास पावर्स थी कि वो रूल्स बना सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो पावर्स थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास, ये पावर्स सुप्रीम थी, ठीक है। तो ये पावर्स जब उनके बीच में जो कोई भी, अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया उसमें मेजॉरिटी नहीं बन रही है, तब जब टाई हो जाता था तब गवर्नर जनरल को अपना सामने से पॉइंट रखने का मौका मिलता था। तो इसका मतलब क्या है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो ही सब कुछ हैंडल कर रही थी। गवर्नर जनरल के पास उनका उतना पावर नहीं थी कि वो अपनी पॉइंट्स को सामने पे प्रेजेंट कर पाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच वॉज इन द ईयर 1774। ये स्टैब्लिश कहाँ हुआ था? विलियम फोर्ट एट कैलकाटा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ, वहीं से मेन दिक्कत रेगुलेटिंग एक्ट की चालू हुई, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ फिर से पावर्स की डिवीजन होने लग गई और हैंडल नहीं हो पा रही थी सिचुएशन, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स भी उनको रूल कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट भी उनके लिए लॉज बना रही थी, ठीक है। तो उसके बाद जब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट बनने के बाद जो दिक्कतें चालू हुई उसको हटाने के लिए, मतलब इस एक्ट की जो डिफेक्ट्स थी उसको ओवरकम करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे? पहले रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बना? क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास ईस्ट इंडिया कंपनी गई हम अपने लिए लोन मांगने के लिए, वहां पे ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम लॉज बनाएंगे, तो वो लॉज को रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता है। तो जब आप कोई एक्ट बनाएंगे तभी उसमें डिफेक्ट्स होंगे और उसके बाद ही आप सेटलमेंट करेंगे। तो इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया विच वॉज इन द ईयर 1781। अब इसमें हुआ क्या? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हुआ था। सुप्रीम कोर्ट बनने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आंसरेबल थी ब्रिटिश गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट को। तो जब ये दोनों को आंसरेबल थी तो दिक्कतें अराइज होने लग गई, ठीक है। तो इसमें इस एक्ट में बोला गया कि अब ये एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की पावर्स नहीं रहेंगी ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल पावर है वो डिफरेंट है और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो पावर्स लॉज बना रही है वो डिफरेंट है। तो ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है अभी का आपका आर्टिकल 50 भी है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 50 बोलता है कि जुडिशियल पावर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। तो इस एक्ट को डिक्लेरेटरी एक्ट भी बोला गया। तो इस एक्ट में यही इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इस एक्ट में क्या हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो पिट्स थे वो थे प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के। तो पिट्स यंगर जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। तो उन्होंने जब समझ आया कि इस रेगुलेटिंग एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल नहीं हो पा रही है, उन्होंने बेसिकली एक्ट इसलिए बनाए थे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को उनको कंट्रोल करना था। तो पिट्स इंडिया एक्ट में उन्होंने उसको और थोड़ा सुप्रीम पावर्स देने की सोची, मतलब कंट्रोल करने के लिए। तो पहले उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए थे, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे? सारी जो डिटेल इंफॉर्मेशन थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। उसके बाद जब पिट्स इंडिया एक्ट आया विच वॉज ऑल्सो द फर्स्ट एक्ट कॉल्ड एज डुअल गवर्नमेंट, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने का फर्स्ट एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट था। तो इसमें क्या हुआ, जो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल ड्यूटीज और राइट्स थे वो डिफरेंट हो गए, ठीक है। उनको अलग अलग कर दिया गया, इसमें एक साथ थे, इसमें डिफरेंट हो गए। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को मिला कॉमर्शियल का हैंडल करने का, जो कॉमर्शियल चीजें थी उसको हैंडल कौन करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो COD लिखा है मैंने, इसका मतलब है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और जो ये पॉलिटिकल थी इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर्स थे? इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स थे। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? जो पॉलिटिकल चीजें थी उसको हैंडल करता था। तो पिट्स इंडिया एक्ट में सारी जो एक सेंट्रलाइज चल रही थी उसको
डबल किया गया, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल में स्प्लिट किया गया। कॉमर्शियल को कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ कंट्रोल डायरेक्ट करते थे और पॉलिटिकल को बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स हैंडल करते थे। ठीक है, उसके बाद आया एक्ट ऑफ 1786। तो 1786 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल कैन ओवर रूल। अब इसमें क्या था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो नहीं सॉरी काउंसिल थे, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो ही सारा कुछ हैंडल कर रही थी। गवर्नर जनरल का इतना से नहीं था, क्योंकि जब जब टाई हो जाता था तभी वो अपना पॉइंट रखते थे। इस एक्ट में गवर्नर जनरल को पावर दी गई कि वो अपना पॉइंट रख सकते हैं। वो अपने काउंसिल को अगर उनके पॉइंट्स गलत हैं तो गवर्नर जनरल बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उनको एक पावर दी गई, पावर ऑफ कमांडर इन चीफ। जो गवर्नर जनरल थे उनको पावर मिली कि वो कमांडर इन चीफ बने। ठीक है, तो ये जो गवर्नर जनरल जो हमारे थे जिनको ये पावर मिली फर्स्ट वाले, तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो अगर ये एक्ट इतना आपके बुक में तो है नहीं, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि बाय एनी चांस अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमारे जो सेकंड, इनको बोला जाता है सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये जो सेकंड गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनको कमांडर इन चीफ की पावर मिली। इनके टाइम पे ही गवर्नर जनरल कैन ओवर रूल ओवर हिज काउंसिल। तो अभी हमने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट थे उनको ईस्ट इंडिया एक्ट भी बोला जाता था, चार्टर एक्ट भी बोला जाता था। तो इनका क्या था, जो चार्टर था मैंने आपको बताया था, चार्टर क्या था, एक्सक्लूसिव लाइसेंस था। ठीक है, तो ये जो एक्सक्लूसिव लाइसेंस था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना लॉ बनाना स्टार्ट किया तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो ये चार्टर है उसको हर 20 साल बाद रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, पहला चार्टर एक्ट 1773, दूसरा 1793, तीसरा 1813, चौथा 1833, फिर 1853। तो यहाँ तक हमारा चार्टर एक्ट चला है। तो अब बात करते हैं 1793 की। तो 93 में क्या हुआ, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। 20 साल की और उनको अब टाइम मिल गया कि आप ट्रेड कीजिए, 20 साल और उनका एक्सपैंड हो गया। ठीक है, तो 1793 में इतने कुछ चेंजेस नहीं हुए। फिर एक्ट आया चार्टर एक्ट 1813, 20 साल बाद। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो ट्रेड मोनोपोली थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी वो खत्म कर दी गई। तो वो खत्म कर दी गई, फिर भी ट्रेड विद चाइना वाज कंटिन्यूड। तो जो ये ट्रेड मोनोपोली थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म कर दी गई, बट जो टी विद चाइना की जो ट्रेडिंग थी, ठीक है, वो कंटिन्यू थी। उसके बाद 1 लाख रुपीज वॉज अलॉटेड फॉर एजुकेशन इन इंडिया। तो इस टाइम पे वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया और बोला गया कि इंडियंस को एजुकेट कीजिए। तो उसके लिए 1 लाख रुपीज अलॉट करने का डिसीजन लिया गया। और क्या हुआ, मिशनरी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। अब मिशनरी मूवमेंट क्या है, मिशनरी मूवमेंट है कि क्रिश्चियंस को अलाउ किया गया कि आप आइए इंडिया में अपना रिलीजन को फैलाइए। ठीक है, तो इसलिए मिशनरी मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो इस एक्ट में क्या 3 इंपॉर्टेंट थी, पहली ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गई, फिर भी ट्रेड विद चाइना ऑफ टी विल वॉज कंटिन्यूड, और उसके बाद 1 लाख रुपए जो थे वो इंडिया की एजुकेशन के लिए लगाए गए। ठीक है, और मिशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो चलिए बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 की। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्ट में सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो जब वो गवर्नर ऑफ बंगाल थे और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे तो उनके पास क्या पावर्स आई थी कि वो एग्जीक्यूटिव पावर्स गेन करेंगे मद्रास और बॉम्बे के। जब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए तो उसका मतलब क्या है, वो पूरे इंडिया की पावर्स को गेन करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस एक्ट में सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे
वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ये नाम आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये नाम बहुत बार क्वेश्चंस में आते हैं और वो आप अगर टिक करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपको याद रहेगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद इस एक्ट में लॉज वो कॉल्ड एज एक्ट। अब इसका मतलब क्या है? जो लॉज थे, जो पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट में बना रहे थे, चार्टर एक्ट 1793 में बना, 1813 में बना, उसके अंदर लॉज थे। लॉज मतलब उसको हम रेगुलेट करेंगे। ठीक है, तो जब वो एक्ट के मतलब इसमें क्या बोला गया कि इसको एक्ट बोलेंगे। एक्ट का मतलब क्या होता है कि वो एक स्ट्रिक्ट पावर अथॉरिटी उनको मिल जाती है कि ये हमने एक्ट बना दिया है, आपको इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। इसलिए इस एक्ट में लॉज वर कॉल्ड एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज रिड्यूस टू एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कंट्रोल करने के लिए ही लॉज बना रहे थे। कौन बना रहे थे लॉज? ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर भी इतने सारे चार्टर एक्ट बनाने के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल में नहीं थी, तो इसमें उनकी पावर्स को और कम कर दिया गया और वो बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंटाइटी बन के रह गई ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद अ लीगल मेंबर वॉज इंक्लूडेड। कहाँ इंक्लूड किया गया? मैंने आपको बताया था काउंसिल बनी थी जो 4 मेंबर की थी, उसमें एक मेंबर लीगल मेंबर इंक्लूड किया गया, हु वॉज मैक्यूले। ठीक है, तो जो लीगल मेंबर थे, फर्स्ट लीगल मेंबर थे, हु वॉज मैक्यूले। उसके बाद अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज। तो इस एक्ट में अटेम्प्ट किया गया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंडक्ट ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो अब लास्ट चार्टर एक्ट की बात करते हैं विच वॉज 1853। तो इसको लास्ट चार्टर एक्ट क्यों बोला जाता है? जो चार्टर एक्ट था 1833 का, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिल गई थी, बस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बच गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो मतलब उसकी पावर्स धीरे धीरे कम करना चाह रहे थे। कौन कम करना चाह रहे थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट उसकी पावर्स कम करना चाह रहे थे। तो इसलिए इस एक्ट में जो बने लॉज, उसके अंदर हमें ये पता चला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी पावर्स पूरी तरीके से जा चुकी है, इसलिए इसे लास्ट चार्टर एक्ट भी बोला जाता है क्योंकि इसके बाद दूसरे एक्ट चालू हो गए। तो 1853 में क्या हुआ? 1853 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पावर्स थी वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में डिवाइड हो गई। तो पहले तो हमें पता था कि हम एग्जीक्यूटिव पावर्स को लेके चल रहे हैं, उसके बाद जब ये एक्ट आया 1853 का चार्टर एक्ट आया तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स डिवाइड हो गई। तो एग्जीक्यूटिव के लिए तो हमारे पास काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव को हैंडल करने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स बनाए गए। तो उसमें 6 मेंबर्स थे इन टोटल। तो उसके जो 4 मेंबर्स थी, 6 मेंबर्स के अंदर जो 4 मेंबर्स थे वो लोकल प्रोविजंस के द्वारा इलेक्ट किए गए। वो लोकल प्रोविजंस क्या थी? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। ये जो एम है ये मद्रास के लिए है, ये जो BO लिखा है ये बॉम्बे के लिए है, ये जो BE है वो बंगाल के लिए है, ये जो A है वो आगरा के लिए है। तो इस तरीके से आप याद करने में इजी होता है, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पे अपने लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स बन गए। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बर्थ ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो मैंने बताया था 1833 के जो चार्टर एक्ट में एक अटेम्प्ट हुआ था कि ओपन एग्जामिनेशन कराया जाए। ठीक है, तो इस एक्ट में वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया। वो कैसे हुआ? पहले जब सिविल सर्विसेज होती थी, सिविल सर्विसेज 2 पार्ट्स में होती थी, एक लोअर और एक हायर। तो जो हायर सिविल सर्विसेज थे उनमें कैसे आपको मिलता था, आपकी एंट्री कैसे होती थी? आपको नॉर्मली ग्रेजुएशन करना रहता था और आप सिविल सर्विसेज के क्वालिफाई हो जाते थे, आप सिविल सर्वेंट बन जाते थे।
कोई एग्जाम नहीं होता था, बस एक ग्रेजुएशन प्रोसेस होता था। वो कहाँ होता था? हैलीबरीज में। तो ये हैलीबरीज क्या था? ये हैलीबरी एक कॉलेज था जिसमें आपको एडमिशन लेने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ती थी। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके थे? इंग्लैंड के थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। तो वो इंडियंस को क्यों अपने उसमें एंट्री देंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंडियंस को यहाँ हैलीबरीज में क्यों एंट्री देंगे? ठीक है, क्योंकि इसमें जो सिविल सर्विसेज का क्लियर करके सिविल सर्वेंट्स बनते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लॉयल रहते थे। अगर वो इंडियंस हो जाते तो वो लॉयल नहीं रहते। इसलिए कभी भी ईस्ट इंडियन कंपनी ने हैलीबरीज में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर स्पॉन्सरशिप किसको नहीं दी? इंडियंस को स्पॉन्सरशिप नहीं दी। तो ये बात पता चली ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ आया कि जो हम 20-20 साल में, हर 20 साल में रिवाइज कर रहे हैं चार्टर एक्ट को, फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी हुई है, वो टूट नहीं रही है। तो उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि जो सिविल सर्वेंट्स थे वो हैलीबरीज से ग्रेजुएट होकर सिविल सर्वेंट्स बनते थे, और जो ग्रेजुएट होते थे जिनको स्पॉन्सरशिप दी जाती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही होते थे। ठीक है, तो इसलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने इस एक्ट के अंदर बोला कि अब जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होंगे वो ओपन एग्जाम होंगे। तो ओपन एग्जाम का मतलब है कि जो इंडियंस हैं, इंडियंस को भी एग्जाम देने का इक्वल मौका मिलेगा। इसलिए यहाँ पे सिविल सर्विसेज का बर्थ हुआ। तो वो सिविल सर्विसेज का बर्थ कौन सी कमिटी के अंदर हुआ? तो जो कमिटी थी, मैक्यूले कमिटी थी, जो 1854 में बनी थी। तो इस कमिटी के अंदर सिविल सर्विसेज का बर्थ हुआ। ठीक है, तो ये मैक्यूले कमिटी कब बनी थी? 1854 में बनी थी। तो इस एक्ट के कारण, इस जो बना था 1853 में, इसके कारण आज जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गई चार्टर एक्ट की बात। 1853 हमारा लास्ट चार्टर एक्ट था, मैंने बता दिया वो क्यों लास्ट चार्टर एक्ट था। उसके बाद हमारा काउंसिल एक्ट चालू हो गए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की जो वीडियो में हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1600 में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी आई। क्यों आई? ट्रेडिंग करने के लिए आई एज ट्रेडर्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इंडिया आई एज ट्रेडर्स। उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो बैटल ऑफ बक्सर में कौन जीता? ईस्ट इंडिया कंपनी जीती और मीर कासिम और अलायंस हार गई। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ बक्सर जीत गई तो उनको 1765 में दीवानी राइट्स मिले। दीवानी राइट्स कहाँ के मिले? बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। BBO आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। तो 1765 में दीवानी राइट्स मिलने के बाद मैंने बताया था कि बहुत सारे इश्यूज हुए थे, बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। उसके कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्हें ब्रिटिशर्स के पास जाना पड़ा लोन के लिए। तो जब वो लोन के लिए गए तो ब्रिटिशर्स ने बोला हम आपके ऊपर लॉज बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप इंडिया में ट्रेड कर सकेंगे। तो वो जो लॉज बनाएंगे उनको बोला गया चार्टर एक्ट। तो वो हर 20 साल में रिवाइज होते थे। तो हमारा जो फर्स्ट चार्टर एक्ट था वो था 1773। तो इसमें क्या हुआ? इसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को डेजिग्नेट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनके पास बस बंगाल की पावर्स थी। जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए तो उनके पास बॉम्बे और मद्रास की भी पावर्स आ गई। कौन सी पावर्स? एग्जीक्यूटिव पावर्स आ गई। तो इसमें जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो थे रॉबर्ट क्लिव। ठीक है, आर क्लिव का मतलब है रॉबर्ट क्लिव। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, मतलब फर्स्ट गवर्नर जनरल, उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, उसके बाद 1773 का पहला रेगुलेटिंग बना, चार्टर एक्ट बना और ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, कुछ भी बोलिए। उसके बाद उसमें कुछ इश्यूज थे। ठीक है, 1773 में हमें ये भी पता चला कि सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1774। तो जब सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी दो लोगों को आंसरेबल हो गई, पहली ब्रिटिश गवर्नमेंट और सेकेंड सुप्रीम कोर्ट। तो उसके कारण दिक्कतें आने लग गई, जिसके कारण एक्ट ऑफ सेटलमेंट बना। तो 1781 में ये बोला गया जो जुडिशरी पावर्स है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास रहती है, और जो ब्रिटिशर्स की पावर है, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स, वो अलग अलग रहेंगी।
रिसेंट में वो आर्टिकल 50 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये हुआ, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट को डिक्लेरेटरी एक्ट भी बोला जाता है। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। अभी पिट्स इंडिया एक्ट कौन बनाया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड हु वाज यंगर, पिट्स यंगर, ठीक है। तो उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट बनाया जिसमें डुअल उन्होंने गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की, ठीक है। तो उसके पिट्स इंडिया एक्ट में उन्होंने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि वो और थोड़े पावरफुल हो जाएं, ठीक है, इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद 1786 में एक और एक्ट बना। ये जो 1781, 1784 और 1786 है वो चार्टर एक्ट नहीं है, वो नॉर्मल एक्ट्स हैं। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया, इसको पिट्स इंडिया एक्ट बोला गया और इसको एक्ट ऑफ 1786 बोला गया। तो 1786 में क्या हुआ, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनके पास पावर ज्यादा नहीं थी, मैंने बताया है, काउंसिल्स के पास पावर थी। तो 1786 में गवर्नर जनरल को पावर दी गई कि आप अपने काउंसिल को, उनके डिसीजंस को ओवररूल कर सकते हैं। तो 1786 में पावर मिली कमांडर इन चीफ की। तो जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो 1786 में जो हमारे गवर्नर जनरल थे, हु वाज आल्सो कॉल्ड एज सेकंड गवर्नर जनरल, वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद चार्टर एक्ट आया 1793 का, क्योंकि 1773 में फर्स्ट चार्टर एक्ट, 20 साल बाद 1793 सेकंड चार्टर एक्ट। तो 1793 में क्या हुआ, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, थोड़े बहुत जो डिफेक्ट्स थे उनको ठीक किया गया और मोनोपोली को एक्सपेंड कर दिया गया, और कुछ ज्यादा इसमें हुआ नहीं, ठीक है। इसमें सैलरीज देने लग गए इंडियंस को, इंडियन रेवेन्यू को, ठीक है, इंडियन रेवेन्यू से, सॉरी। तो 1793 में ये हुआ। उसके बाद थर्ड चार्टर एक्ट आया 1813 में, 13, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो मोनोपोली थी, जो कि थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको खत्म कर दिया गया। बट उनकी ट्रेडिंग चाइना के साथ 40 वॉज कंटिन्यूड, ठीक है। तो 1813 में ये हुआ। उसके बाद आया 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन हुआ। तो सेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, उनके पास थोड़ी पावर्स आ गई थी। तो जैसे उसके बाद जब 33 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने तो उनके पास पूरे ब्रिटिश इंडिया की, ठीक है, उस टाइम ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था, तो पूरे ब्रिटिश इंडिया की पावर्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गई। तो जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे विलियम बेंटिक, ठीक है। उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। तो इस तरीके से आपका चार्टर एक्ट यहीं पे खत्म होता है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, उसमें हम आगे के एक्ट्स बताएंगे। 1940 एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 तक जाएंगे और उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वहां पे खत्म होगा। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको समझ आई होगी जिस वे में आपको मैं समझाना चाह रही हूँ। सो इफ यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेटिव देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट आएगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू।